नमस्कार, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की विशेष भेंट वार्ता समाजवादी नेता श्री बनारस सिंह जी के साथ हो रही है और आज चर्चा होगी उसका जो केंद्र बिंदु है उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा एवं बिहार की राजनीति के वर्तमान के संदर्भ में उसके स्वरूप को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बनारस सिंह जी, आपका नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना राजनीतिक जीवन कब और किस पार्टी के साथ शुरू? पहले तो मैं सामाजिक जीवन मैं पहले इंटर पास किया, मंगला ट्रेनिंग स्कूल से मैंने इंटर पास करने के बाद मैं सुर्खी कॉलेज में अपना नामांकन एडमिशन, जब वहाँ नामांकन लिया तो पिताजी की मृत्यु के बाद 1 साल तक मैं वहाँ पढ़ते रहा, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद मैं अपना राजनीतिक जीवन में आने के बाद मैंने अपने शुरुआत किया गांव से। गांव में पहले मैं मुखिया था, 20 साल तक लगातार मैं मुखिया रहा। मुखिया रहने के बाद मैं फिर समाजवादी पार्टी, उसको सोशलिस्ट पार्टी में हमने ज्वाइन कर दिया। उस वक्त हमारे नेता थे रामानंद तिवारी जी थे, कर्पूरी जी थे, रामचंद्र दास थे, रामदेव बाबू थे, MP, ये सब लोग हम लोगों के दल में थे। मैं उनके दल में चला गया और वहीं से मैंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। राजनीतिक जीवन में जब आरंभ किया तो पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्चस्व था, बहुत बड़ा वर्चस्व। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा कि देखो, कांग्रेस तभी समाप्त होगी कि ऑल अपोजिशन पार्टियां यूनाइट हो जाए। उस वक्त कई पार्टियां थी, बिगड़ी थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कई पार्टियां, सभी लोग बिखरे हुए थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब तक ऑल अपोजिशन पार्टी यूनाइट नहीं होगी तब तक कांग्रेस आने वाली थी। डॉक्टर लोहिया के कहने पर ऑल अपोजिशन पार्टी बिहार में भी और जगह भी बिहार में यूनाइट हो गई और उसमें कई दल के लोग एक साथ आए। उसमें सोशलिस्ट पार्टी के लोग आ गए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग आ गए, कम्युनिस्ट के लोग तो नहीं आए, लेकिन और जन क्रांति पार्टी, राजा रामगढ़ की जो पार्टी थी, जन क्रांति पार्टी थी, ये सब पार्टियां यूनाइट हो गई। जब यूनाइट हो गई तो हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ कौन कौन लोग लड़ेंगे। तो हुआ कि जो अपोजिशन कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं और हमारे अपोजिशन के जो सीनियर लीडर हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो महामाया बाबू की उस वक्त बड़ा अपना वर्चस्व था। तो हुआ कि महामाया बाबू के खिलाफ कौन लड़ेंगे। तो हुआ कि महेश बाबू लड़ेंगे। महेश बाबू को तय किया जाए चुनाव लड़ेंगे। फिर हुआ कि अच्छी थे, आपके नाम भूल रहे हैं, सत्येंद्र बाबू के खिलाफ यहाँ पर, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, राजपूतों के नेता थे, बड़ा उनका अपना बिहार को बड़ा वर्चस्व। तो हुआ कि उनके खिलाफ कौन लड़ेंगे। तो हुआ कि राजा रामगढ़ लड़े, हजारीबाग के राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह। यही सब तय हुआ और तय होने के बाद मैं यहाँ से जब लड़ने के लिए तैयार था, आम जनता में मेरा बहुत साथ था, बहुत साथ, हजारों हजार लोग मेरे साथ थे। मैं चुनाव में, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ कि नहीं, सत्येंद्र सिंह जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से राजा रामगढ़ लड़ेंगे। सत्येंद्र सिंह ने जलालपुर से अपना नॉमिनेशन फाइल और एक जगह वहाँ से अपना जगह उनका वहाँ से भी नॉमिनेशन फाइल किया, नाम भूल रहे। राजा रामगढ़ ने यहाँ से भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया और वहाँ पर भी नॉमिनेशन फाइल जहाँ सत्येंद्र
जहाँ 2 जगह से सत्संग हम लड़े थे, जहाँ 2 जगह से हम लड़े, पार्टी ने फैसला, बाद में पार्टी ने फैसला किया कि मृणाल को आप बैठ जाइए और राजा रामगढ़ को सपोर्ट कर दीजिए जनाब। उस वक्त तो राजा रामगढ़ के यहाँ कुछ नहीं था। राजा रामगढ़ अपना आए, नॉमिनेशन किया, मेरे ही बलबूते पर राजनीति उन्होंने यहाँ करा, और पहले हेलीकॉप्टर था यूज़ किया गया जलाल, राजा रामगढ़ ने पहले यूज़ किया। अब हेलीकॉप्टर से हम लोग घूमने, चूँकि राजा रामगढ़ को इस कंस्टिट्यूंसी का पूरा कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मैं राजा ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे। तो राजा रामगढ़ ने मेरे साथ मुझको हेलीकॉप्टर पर लेकर के, और जहाँ जहाँ हम बताते थे, जहाँ जहाँ मीटिंग थी, रेबिलगंज से जलालपुर तक, रेबिलगंज और जलालपुर एक ही करते, तो मैं जहाँ जहाँ बताता था कि वो जगह है, वो जगह है, वहीं पर हेलीकॉप्टर उतरता, और हजारों हजार लोगों की हेलीकॉप्टर देखने के लिए, राजा रामगढ़ को देखने के लिए, हमको देखने के लिए हजारों हजार की भीड़ उतरती, और एक स्वर से लोगों ने नारा लगाया। और जब क्रांति पार्टी के अंत में जब चुनाव हुआ तो राजा रामगढ़ जीत गए और सत्येंद्र वो यहाँ से हार गए। जब सत्येंद्र वो हार गए तो जब गवर्नमेंट बनने लगी तो महामाया बाबू को लोगों ने चीफ मिनिस्टर माना, और महामाया बाबू को चीफ मिनिस्टर मानने के बाद राजा रामगढ़ ने कहा कि बनारस बाबू जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी हम उसमें रहेंगे तो आपको हम लोग संसद के मेंबर बना देंगे और आप विस्टॉप कर लीजिए। इसी धार पर हम अपना विस्टॉप करेंगे। जब महामाया बाबू की गवर्नमेंट बनी तो हमको काउंसिल के मेंबर में बना, काउंसिल के मेंबर हम रहे। मात्र 10-11 महीने में फिर चुनाव हुआ, एक दूसरे आदमी की जगह खाली थी, उसी पर मेरा नॉमिनेशन हो गया। 11 महीने के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो मैं एक वोट से हार गया। तो राम बहादुर सिंह थे जो MP थे, एक MP थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं। मैंने उस वक्त से राजनीति से संन्यास, और राजनीति से संन्यास लेने के बाद मैं सीधे अपना कार्यक्षेत्र माना, सामाजिक जीवन माना, सामाजिक काम के लिए मैंने 1979 मैंने मैंने सोचा कि सब कुछ हो रहा है, यहाँ बच्चियों के लिए पढ़ने की कोई जगह नहीं है जहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ सकती। 1979 में मैंने गर्ल्स हाई स्कूल खोला, 83 में गवर्नमेंट ने लिया। आज गर्ल्स हाई स्कूल की स्थिति है कि 1800 लड़कियाँ उस गर्ल्स स्कूल में पास। फिर मैंने सोचा कि इंटर के बाद वो बच्चियाँ हमारी कहाँ, हाई स्कूल के बाद कहाँ जाएँ, मैट्रिक पास करेंगी तो फिर हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएँ। तो मैंने इंटर कॉलेज, मैंने फिर सोचा कि इंटर कॉलेज के बाद हमारी बच्चियाँ पढ़ना चाहेंगी तो कहाँ जाए, तो मैंने डिग्री कॉलेज, और इन तमाम कॉलेजों में आज हमारी लड़कियाँ लड़के सब पढ़ते हैं। फिर मैंने धार्मिक के नाम पर एक बहुत बड़ा मंदिर का स्थापना किया, क्योंकि हमारा भारत जो है वो धर्म से जुड़ा देश है, और धार्मिक देश होने के नाते मैंने बच्चों और बच्चियों के लिए भी सोचा कि धर्म के तरफ उन लोगों का झुकाव हो। एक मैंने मंदिर का, कॉलेज परिसर में एक मंदिर का स्थापना, और बड़ा भव्य मंदिर है। वहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो शिक्षक हैं पहले वो जाते हैं, वो नमस्कार करते हैं और तब अपने क्लास में जुड़ जाते हैं। अच्छा, और इसके बाद अपना एक जो सामाजिक जीवन के आपने बताया, फिर भी जो अभी चल रहा है, लेकिन हमारा अपना मानना है पहले एक सिद्धांत की राजनीति, आज सिद्धांत विहीन राजनीति। सिद्धांत विहीन राजनीति इस मामले हो गई कि अब सिद्धांत की राजनीति में आ गई गठबंधन की राजनीति। कई एक पार्टियां मिल करके आपस में चुनाव लड़ते हैं, किसी के पास सिद्धांत नहीं, और गठबंधन के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस का कोई भारत स्तर पर पूरा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आम लोगों को आकर्षित कर सके। कांग्रेस कमजोर होती गई। नेहरू परिवार के खत्म हो जाने के बाद सोनिया इन लोगों ने अपना एक बना लिया, ये घर का
पार्टी, और उन्हीं के लोगों ने बराबर राहुल गांधी हो, संजय गांधी हो, सब लोग जो कांग्रेस में अच्छे अच्छे लीडर थे, सीनियर लीडर थे, बड़े विद्वान लीडर थे, बड़े पॉलिटिशियन लीडर थे, उन लोगों का मान सम्मान वहाँ खत्म, तो धीरे धीरे चले जाए। आम लोगों में ये हो गया धारणा कि कांग्रेस से कोई बढ़िया नहीं कर, फिर भाजपा आ गई। अच्छा सर, मैं यहीं पे आपसे, आप लोग जब राजनीति कर रहे थे उस समय सिद्धांत की राजनीति थी, हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में जातिवाद और संप्रदायवाद कब? बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये दोनों चीज़ देख रहे ये तो हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में हमने कहा कि सिद्धांत की राजनीति नहीं गई, अब गठबंधन और जात की राजनीति आ गई। तो गठबंधन में कई पार्टियां मिल करके, कोई जात के नाम पर, कोई किसी के नाम पर लोग आते हैं, तो कोई यादव के नाम पर अपना लीडरशिप देते हैं, कोई हरिजन के नाम पर लीडरशिप देते हैं, तो कोई राजपूत के नाम पर लीडरशिप देते हैं। और इन तमाम लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, इस गठबंधन की राजनीति। ये कब से शुरू हुई सर? आप तो हम समझ कि जब से नीतीश जी के गवर्नमेंट बनी तभी से शुरू हुआ, पहले तो ये नहीं था। श्री बाबू के ज़माने में नहीं, श्री बाबू के ज़माने में नहीं, चंद्र बाबू के हमारे के ज़माने में नहीं था। जब से नीतीश सरकार की गवर्नमेंट बनी तब से ये राजनीति शुरू किया, राजपात की राजनीति। अच्छा सर, एक चीज़, आप जेपी आंदोलन देखे होंगे। जेपी आंदोलन में खुद मैं था। अब जेपी आंदोलन में मैं 18 महीने तक जेल में रहा। मैं जब पहले मैं DIR में था गिरफ्तार, 6 महीना रहा मैं छपरा जेल, और फिर उसके बाद जब DIR हुआ तब मीठा लगा दिया, और मीठा लगा करके मुझे डाल्टनगंज में दे दिया, पलामू में, और पलामू से मुझे ऐसी में भेज दिया गया अम्बाला में, हरियाणा में। 18 महीने तक मैं जेल में रहा। 18 महीने के बाद जब इमरजेंसी हटा तो मुझे मुक्त किया। उस वक्त सारे लीडर चंद्रशेखर जी से देख करके और बड़े बड़े लीडर जितने थे सबको जेल में बंद किया इंदिरा और इमरजेंसी लगा दी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जेपी का आंदोलन जिस सिद्धांत से, जिस मोटो को, जिस चीज़ को लेकर हुआ था, क्या हम वहाँ पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए? और दूसरा चीज़, जेपी के आंदोलन से जो उभरे अभी दो नेता जो बिहार के शीर्ष राजनीति पे, एक है लालू प्रसाद यादव जी, लगभग 15 साल वो और उनका परिवार बिहार के राज किया, और अभी नीतीश जी कर रहे हैं, तो क्या वो दोनों जेपी के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं? लालू जी तो बिल्कुल ही नहीं जेपी के आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। लालू जी की राजनीति जात की राजनीति, और जो उनके लोग अगल बगल के थे, कई दलों को, कई जातियों को मिलाकर अपनी राजनीति की। कोई जेपी आंदोलन से लोगों का कोई क्षमा, हालांकि लालू जी जेपी आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, लेकिन जेपी आंदोलन जब सक्सेसफुल हो गया, सब हुआ, जब कांग्रेस हार गई, तो फिर वही अपनी जात की राजनीति लोगों ने कर, सिद्धांत की राजनीति खत्म हो और जात की राजनीति खत्म। आज भी लोग वही जात की राजनीति करते, कोई सिद्धांत की राजनीति हो नहीं रही। अगर 10 मिनट कोई जो अपने को बहुत दावेदार कहता है कि मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, जरा 15 मिनट तो जरा बोल दे सिद्धांत के नाम पर राजनीति। कोई नहीं, सब लोग अब जहाँ जिसकी जात बड़ी है वहीं उनको टिकट दिया जाए, तो फिर जात तो आप मानते ही, जात सिद्धांत की राजनीति कहाँ मानते हैं? बिहार में सांप्रदायिकता की राजनीति कब से? रथ यात्रा को जब रोका गया उस समय से स्टार्ट हुआ, या रथ यात्रा को उन्होंने लालू जी ने रोका, वो हेलीकॉप्टर था, उसी वक्त से अपना जात पात शुरू हुआ। और लालू जी के समय में जात पात का पूरा नींव पड़ा हुआ, और लालू जी जात पात की राजनीति पर ही जितना दिन जिंदा रहे। अब बाद में लालू जी के पास आप जानते हैं कि लालू जी जब भ्रष्टाचार में फंस गए तो न जात न पान और जेल में पड़े हुए। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बिहार में
बिहार के पूरे विश्व में कोरोना महामारी संकट हाँ। चल रहा है इस बार, और बिहार में जो कोरोना को लेकर के जो सरकार कर रही है, तो कितना हद तक वो कोरोना की रोक। देखिए, कोरोना के मामला में ये तो एक अखबार और रेडियो ने इतना प्रसार किया कि लोग इतना ना भयभीत हो गए कि अब जिसको थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ा सा बुखार हुआ तो उनको कोरोना हो। आज हजारों हजार लोग कोरोना से पीड़ित, हजारों हजार लोग ठीक भी हो जाते हैं। हमको ये पता नहीं चलता है कि दवा कौन है, ये कोरोना से पीड़ित होते हैं, कोरोना का दवाइया कौन है, जो लोग खाते हैं कोरोना नहीं। तो एक बात है कि कोरोना कोई बहुत है नहीं, कोरोना तो बहुत, लेकिन भयभीत लोगों ने कर दिया है। इतना ना लोग भयभीत हो गए हैं कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया है, एक दूसरे जगह जाना मुश्किल हो गया है, और खुले बाजार में ढूंढते हैं कोरोना कुछ है नहीं है। जो ये बना कोरोना का रहने की जगह, गवर्नमेंट तो उसे मालो माल बन गई, गवर्नमेंट मालो माल बन गई, अफसर मालो माल बन गए, गवर्नमेंट मालो माल बन गई। अब हुआ किसी को पूरा नहीं, न एक मरा न एक अच्छा हो, सभी लोग अच्छे ही हो गए, हमारा कोई नहीं। शाम को लोग बढ़िया से बाजार में, हमारे ही कॉलेज में लोगों का कोरोना बना, रहने की जगह बनी, क्वारंटाइन सेंटर। हाँ, और वो लोग जा करके अपना बाजार में बढ़िया से जा करके मार्केट करते थे, और यहाँ आते थे और खाते थे और बढ़िया से सो जाते। और हुआ तो उनको यह दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है, कुछ नहीं। मैं स्वयं गया था, अब चावल दाल खिचड़ी जो होना था वही मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। मुसहरी इतना, चादर इतना, तोशक इतना, तकिया इतना, चौकी इतना, और सब गया कहाँ और किसने दिया? सब पेपर में ही, सब पेपर। इस कोरोना संक्रमण के दौर में अभी जो बिहार में नवंबर में वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो उसमें चुनाव कराना, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नीतीश ईश्वर सोच रहे हैं कि 15 महीने से हम राज कर रहे हैं, 15 महीने से हमने कुछ काम भी किया है, 15 साल से हमने काम भी किया है। 15 साल में मेरा प्रभाव भी रहा, चाहे अधिकारियों पर प्रभाव हो, लोगों में प्रभाव हो। अन्य पार्टियां तो कुछ सक्रिय हैं। इस स्थिति में उन सोचते हैं कि चुनाव कराने नहीं मेरे लिए बहुत बेहतर है। उनको कोरोना वगैरह से संबंध, लोगों से संबंध, उनको चुनाव से संबंध, और चुनाव चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना करा हमारे फेवर में। और दूसरी बात है कि भाजपा और जदयू दोनों का गठबंधन है। तीसरी पार्टियां इतनी कोई मजबूत पार्टियां नहीं है बिहार में या झारखंड में कि दोनों पार्टियों को उससे लड़ के आजमान लें। अगर पार्टियां बन रही हैं तो आज बन रही हैं, कल चुनाव होने वाला है, क्या पार्टियां वो करेंगी? राष्ट्रीय जनता दल आज की डेट में बिहार की राजनीति में कहाँ पर खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालू प्रसाद जी। देखिए, लालू का कुछ अपना प्रभाव, चाहे कुछ परिचय प्रभाव हो, चाहे भाषा के प्रभाव हो, चाहे जाति का प्रभाव हो, उनका कुछ प्रभाव। आज वो प्रभाव उनके बेटे में नहीं कहने के लिए, लेकिन फिर भी जो बीज राजनीति में लालू जी दे करके जेल में बैठे हुए हैं, वो अभी गया नहीं। अगर उनके बेटे के नाम पर नहीं होगा तो जात के नाम पर, लालू जी के नाम पर होगा। राजद का तो जो मेन वोट है वो आपको एमवाई का जो समीकरण लोग कहते हैं, मुस्लिम और जात, ये दो ही उनका समीकरण। लेकिन देखिए, मुस्लिम लोग भाग रहे हैं, भाजपा जदयू इकट्ठा हो गई है, तो जदयू से जिनको लोभ था, प्रेम था, मोहब्बत था, वो भाजपा के डर से आ नहीं रहे हैं मुस्लिम लोग। इसलिए मुस्लिम लोग जरूर जाएंगे वो अथी के राजद के साथ जाएंगे। हमको अपना जहाँ तक समझ रहा है तो जाएंगे। अभी सर, आप बिहार की राजनीति को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या बिहार में बदलाव होगा? नीतीश जी का कोई विकल्प खड़ा हो रहा है? सवाल देखिए, नीतीश जी का लोग विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन विकल्प तो मिल कहाँ रहा है? देखिए, पार्टियां एक दिन में नहीं बनती, वर्कर एक दिन में नहीं बनती।
उसमें कुछ समय लगता है, 10 वरिष्ठ 5 वरिष्ठ बीच की जो राजनीति बहुत दिनों से लगे हुए, बहुत दिनों से लगे हुए, जिसमें जो जीते हारे ये, लेकिन आज उनकी पार्टी जब खड़ी हो गई पूरी सरकार में और 15 साल की सरकार में, तो आम लोग तो उनको नहीं जानते हैं नीतीश को। ऑपोजिशन का कोई ऐसा लीडर नहीं है बिहार में जिसको आम लोग जानते हो और आम लोगों के कहने, उनके कहने पर आम लोग चलते हो। लेकिन नीतीश के कहने पर लोग आज हैं, उनके कहने में रहने में अवसर हैं, जो भी हैं आज लोग हैं। इस बात को हम लोग सर नीतीश सरकार की जो 15 सालों तक बिहार के राज किया, इनकी क्या उपलब्धि है? ये चीज़ तो मानना ही पड़ेगा। एक चीज़ देखिए, जो भी हो इतना तो, क्योंकि कोई सरकार तो कोई बहुत दिनों तक काम किया नहीं। इन्होंने 15 वर्ष तक लगातार काम किया। 15 वर्षों में हमने देखा कि बिजली के मामला में बहुत बड़ा था। इस बिजली को महीनों तक लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी। आज घंटों लोग इंतज़ार करते हैं कभी बिजली आ जाए। बिजली का मामला तो बहुत किया, सड़क के मामला में तो बहुत किया, लेकिन एजुकेशन और एग्रीकल्चर के मामला में कुछ नहीं। आज एजुकेशन के मामला में हम एक साधारण बात आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ 53 गो कॉलेज, छपरा सिवान एक यूनिवर्सिटी में 53 गो कॉलेज हैं और 53 कॉलेज को VC ने बंद कर दिया है, NOC रद्द कर दिया। NOC रद्द का मतलब हमने क्या आपसे मांगा है? यूनिवर्सिटी में हमने तो यही ना मांगा, हमने अपना 5 लाख रुपया हमने दिया, भवन हमने दिया, जमीन हमने दिया, सब कुछ फर्नीचर हमने दिया, जो भी हो रहा है का लाभ का जो था सब कुछ हमने। आपने क्या दिया? मात्र एक NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने तो दिया। आज उसमें कम से कम 53,000 लड़के और लड़कियाँ छपरा सिवान गोपालगंज में वंचित हैं, उनके बंद हैं। कभी सरकार ने ये सोचा होगा, कभी नीतीश ने सोचा होगा इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्यों बंद किया गया? अभी तो ये अच्छी जाने VC जाने से क्यों बंद कर दिया? जो कॉलेज 7 वर्षों 8 वर्षों से चला रहा, इनके पहले जो VC थे अब तो ऐसी है, अब तो गवर्नर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, वही गवर्नर है। तो जो इनके पहले VC थे शर्मा जी, तो ये 7 तक चलाए और उन्होंने सबको NOC दिया था, सबको दिया था, बढ़िया से चलता था, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती थी। लेकिन ये VC जो आए, पहले क्या नाम था, जब वो आए तो उसको सब 53 कॉलेज की बात की। भैया आपने बंद क्यों की? आप स्वयं जांचते, जिनके पास भवन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, उनके आप रद्द करते हैं NOC। लेकिन आप लगातार 53 गो कॉलेज को बंद कर दिए। 53 गो कॉलेज में मैं अपने कॉलेज को बता रहा हूँ, जो सरकारी कॉलेज है उनसे बेटर मेरा कॉलेज है, उनसे बेटर मेरा बिल्डिंग है, बेटर जमीन है। आकर के कोई भी, मैं तो अधिकारियों से दावे के साथ और चैलेंज के साथ करता हूँ कि पृथ्वीचंद कॉलेज में जरा देखा जाए सरकारीकरण। अब पृथ्वीचंद कॉलेज में क्या है, कितनी जमीन है, क्या इतना भवन है? जगला चौधरी कॉलेज को देखा जाए, कहाँ भवन है, कहाँ है? जगमग कॉलेज में देखा जाए, एक मात्र गढ़ा के किनारे सेट पर था, आज भले बना हो 25 वर्ष 50 वर्ष के बाद बना, आज नहीं। जिस वक्त इनको ऑपरेशन दिया गया उनका क्या था? गंगा सिंह कॉलेज में भी क्या है? और जो उनसे बेटर कॉलेज है उनको बंद कर दिया। सर ये सितंबर महीना में है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो आप बिहार के शिक्षक किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? और वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो वो आपको कैसा लग रहा है? उसके संबंध में हम बहुत ही अच्छा। और बिहार में अभी शिक्षा की स्थिति क्या है? बिहार में अब शिक्षा की स्थिति क्या है? तो पढ़ने एकदम मैट्रिक में एग्जाम में नहीं दिया, जब सब पास है तो पढ़ने की क्या जरूरत? तो सुधार के लिए इसमें क्या होना चाहिए? सबसे सुधार के लिए मुख्यमंत्री या एजुकेशन मिशन में जाते हैं जी। क्या उन लोगों ने सोचा कि कहा कि सब पास, तो भाई फिर काहे के लिए स्कूल खोले हुए हैं? मैट्रिक तक बंद कर दीजिए, सब इसके बाद पास। आप सर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक सोच होगी ना शिक्षा के प्रति कि ये सुधार होगा तो
शिक्षा के प्रति अगर सोच से तो अब उससे पूछता कौन, उसको कोई पूछ कौन रहा है जो कोई पूछे तो नहीं होता। जी जी कौन पूछेगा? सर, हमारे माध्यम से उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि आपके माध्यम से हम तो कहना चाहेंगे, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अभी आज सरकार को हम लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए हम लड़कियों को यह एजुकेशन देना चाहते हैं, वो एजुकेशन आपको बता दीजिए जरा मुख्यमंत्री जी कि जिले में कितना आपने हाई स्कूल खोला बच्चियों के लिए, कितना कॉलेज आपने बच्चियों के लिए खोला। जब कॉलेज होगा, जब स्कूल होगा तब ना बच्चियाँ पढ़ेंगी। आपने खोला कितना को आपको बता दीजिए, कहाँ लड़कियाँ जाएंगी? कहने से नहीं ना होगा। हम तो आप ही को कह रहे हैं कि जरा जिले में बता दीजिए कि कई को सरकार ने गर्ल्स हाई स्कूल खोल दिया, कितना डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज खोल दिया है, कितना डिग्री कॉलेज खोल दिया। लोगों ने जमीन दिया, लोगों ने भवन बनाया और लोगों ने सब किया, तो आप वाह वाह। तो सकता है कोई भी मूर्ख मंत्री, अगर मूर्ख से मूर्ख मंत्री होगा तो भी दे सकता है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के अभी आप कंपेयर करें जगन्नाथ मिश्र के पहले की स्थिति में थोड़ा बहुत मुझे याद है, लेकिन उसके बाद जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरावट आई, पहले था कि ब्लॉक स्तर पे था तो हर ब्लॉक में 2-3-4 डॉक्टर होते थे, 24 आवर से सर्विसेज लोगों को मिलती थी, लेकिन 80 के बाद हमें नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। अब तो पंचायत का स्तर पर भी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब ब्लॉक स्तर में भी डॉक्टर नहीं है। माधी चाहे राजू प्रखंड में भी चले तो कितने डॉक्टर हैं जो 24/7 सर्विस दे रहे हैं? डॉक्टर तो हैं, लेकिन कितना उनको जानकारी है ये नहीं देखा जाए। बहुत है, लेकिन जानकारी क्या है? आज आप चले जाइए हॉस्पिटल में, एक भी कोई कहे जो कोरोना की जानकारी हमको है, सीधे अलग से कह देते जाइए आपको कोरोना है, खांसी है ना, बुखार है, चलिए जाइए कोरोना। बातों नहीं करते हैं, अलगे रहते हैं अपने, क्या देखेंगे? या कोरोना के संबंध को जानकारी कहाँ है? तो डॉक्टर है कहाँ? एक हमारे यहाँ निर्मला करके ऐसी है नर्स, वही समझिए कि सबसे बड़ा डॉक्टर है। लेडीज लोगों के लिए तो कहने की बात नहीं। कोई भी अगर लड़कियाँ अगर जाती हो, बच्चा हो जाए, सीधे करते कितना दिन की सब ठीक है, उतना दिन में ठीक कर देते। अगर वो चली जाए तो जलालपुर ब्लॉक तो बंदे हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं। जिन लोग आते भी हैं उनको कोई जो सबसे रद्दी आदमी है डॉक्टर, वही ब्लॉक में है। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर तो अपना कहीं जाकर प्राइवेट एक्सप्रेस करता है या कहीं बढ़िया जगह जाता है। यहाँ कौन है? किसी भी हॉस्पिटल। इसका क्या रीजन है कि डॉक्टर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं ब्लॉक लेवल पे चाहे पंचायत स्तर के हॉस्पिटल में? एक तो हमको लगता है कि जो कंपटीशन नहीं करते हैं कहीं डॉक्टर लोग, जहाँ जो छट जाते हैं सीधे चले जाते हैं ब्लॉक। कंपटीशन में अगर जाते या कंपटीशन में इन लोगों का सिलेक्शन होता तो अच्छे से जाते, दिल्ली में चले जाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते। उस कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं तो चले जाइए ब्लॉक में। कोई जानकारी ही नहीं। अच्छा सर, बिहार के राजनीति में अभी चर्चा चल रही है, एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी अगुवाई करने का प्रयास। माफ कीजिएगा, हमारे बेटे सामने बैठे हुए हैं, यशवंत सिन्हा जी को जानता कौन है? लेकिन बुरा मत मानिएगा, हमारे बेटे हैं वो यशवंत सिन्हा बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे लोग, हम इनको कहते नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा को आम लोग, जो जनता गरीब जनता है घर में रहती है, कौन है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों में, जानने वालों में, आम लोगों को समझा पाएंगे। जो सब जी है ये जो नीतीश जी को सब जानती है, लेकिन नीतीश जी भला हो या बुरा हो हर लोग जानते हैं, लालू भला हो या बुरा हो हर लोग जानते हैं। तो पहले तो राजनीति का पहचान तो बनाइए। जब तक पहचान आपकी नहीं होगी तो आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कितना हो बड़ा विद्वान हो जाए, कितना हो बड़ा साहित्यकार हो, कितना हो बड़ा लॉर्डेड हो, आपको मानने के लिए तैयार नहीं। तो लास्ट में सर यही जानना चाहूँगा कि अभी आप बिहार में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? अभी तो राइडर पार्टी के रूप में राजद के साथ। कांग्रेस तो राजद के साथ है। कांग्रेस अपना
सर छुपाने के लिए लालू जी साथ आ गए। कांग्रेस का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं बिहार। आज गांव-गांव में जो कि बड़े जो वृद्ध लोग हैं वो भी कभी न करते थे, कांग्रेस की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन वो खाट पर से कहिए कि वहाँ सड़क पर चलिए तो कभी ना हमारा तो चलो लाएंगे, हम नहीं जा सकते। तो उनसे कांग्रेस में रहे तो और चाहे नहीं रहे तो बराबर। अच्छा, एक चीज़ मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाजपा जो कि सबसे बड़ी पार्टी है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हर पंचायत स्तर पर उसके अपने कार्यकर्ता है, लेकिन वो जेडीयू के साथ गठबंधन में क्यों चुना? देखिए, जदयू के साथ तो सब कुछ है। आज भी बिहार में देखा जाए, झारखंड में तो लड़का आजमा लिए रहे ना, भाजपा के लोग चले गए, पता नहीं। आज लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हम नीतीश से समझौता नहीं करेंगे, हमारे ये लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। नीतीश गांव-गांव में है, लोगों में है, सड़कों पर है, बिजली में है, माफ कीजिएगा, सब जगह है। लोग इस बात को मानते हैं। आज भी गरीबों के यहाँ जाइए तो कहता है कि नीतीश यानी हाथना चावल देता रहे, महीना में हाथना महीना देता रहे, हाथना चावल मिलता, बोरा के बोरा। आपके यहाँ घर में चावल नहीं है, आज गरीबों के घर में जाइए तो 1-1 कुंटल गेहूँ का चावल पड़ा हुआ है। 100 रुपया तो 2 रुपये 3 रुपये गेहूँ मिलता है वहाँ, ऐसा है। यानी भाजपा में कोई ऐसा नेता उभर के नहीं आ पाया? भाजपा में इस तरह का कोई हमको तो नहीं लगता है कि दिखाई देता है कि बिहार में बहुत बड़ा लीडरशिप हो। जैसे लालू है ना अपने जात बात के, नीतीश जी अपनी जात, भाजपा को हम नहीं देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर हो जिसके लोग मानने के लिए तैयार हो। सब लोग और दल के लोग और जात के लोग मानने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी भाजपा जदयू के अगेंस्ट में तीसरी कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जिसको लोग माने। कौन सी पार्टी है जिसको लोग यहाँ जाए? कहाँ जाए? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार के राजनीति की बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि हमारे यहाँ आए, बहुत खुशी की बात है।